वेलकम टू फार्मा रिसर्च। आज हम मेडिकल रिसर्च के उस बुनियाद को समझने वाले हैं जिस पर हर नई दवा की कामयाबी टिकी होती है, और वो है क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन। हम 3 सबसे अहम डिजाइन्स को करीब से जानेंगे: पैरेलल, क्रॉसओवर और फैक्टोरियल। तो चलिए समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। आज हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजाइन इतना जरूरी क्यों है। फिर एक एक करके पैरेलल, क्रॉसओवर और फैक्टोरियल डिजाइन की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद हम इन तीनों की सीधी तुलना करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सबक पर बात करेंगे। पहला सेक्शन, खोज का ब्लूप्रिंट। यहाँ हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक सही डिजाइन चुनना ही भरोसेमंद साइंटिफिक सबूतों की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम क्यों है। तो सवाल ये है कि आखिर एक ट्रायल डिजाइन इतना जरूरी क्यों होता है। सोचिए, ये किसी भी रिसर्च की नींव की तरह है। अगर हमारी नींव यानी हमारा डिजाइन ही कमजोर या गलत हो तो फिर हम कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, उसके नतीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, पैरेलल डिजाइन। इसे इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे सीधा साधा डिजाइन। यही वो स्टैंडर्ड है जिससे बाकी सभी डिजाइन्स को परखा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 2 टीमें हैं। एक टीम को नई दवा दी जाती है और दूसरी टीम को प्लेसेबो यानी एक डमी दवा। फिर हम बस दोनों टीमों के नतीजों की एक साथ तुलना करते हैं, बिल्कुल सीधा और साफ। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी ही है, और इसमें कोई कैरीओवर इफेक्ट नहीं होता। मतलब एक ट्रीटमेंट का असर दूसरे पर नहीं पड़ता। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। सटीक नतीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे ये काफी महंगा और समय लेने वाला बन जाता है। तो फिर ये डिजाइन सबसे ज्यादा कारगर कहाँ होता है? ये उन इलाजों के लिए बेस्ट है जिनका असर लंबे समय तक रहता है, या फिर हार्ट अटैक जैसी अचानक और गंभीर बीमारियों में, जहां एक ही मरीज पर अलग अलग दवाएं आजमाना मुमकिन ही नहीं है। और यहीं से एक नया सवाल उठता है। पैरेलल डिजाइन की सीमाओं ने रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कम लोगों के साथ भी उतने ही मजबूत नतीजे मिल सके? क्या कोई बेहतर रास्ता है? और यही सवाल हमें हमारे अगले डिजाइन की ओर ले जाता है। सेक्शन 3, क्रॉसओवर डिजाइन। तो मिलिए हमारे एफिशिएंसी एक्सपर्ट से। ये डिजाइन कम लोगों के साथ ज्यादा सटीक नतीजे देने की समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। यहाँ खेल ही बदल जाता है। इस डिजाइन में हर पार्टिसिपेंट खुद अपना कंट्रोल होता है। मतलब वो पहले एक ट्रीटमेंट लेता है, फिर कुछ समय बाद दूसरा। इससे हम एक ही व्यक्ति पर दोनों दवाओं के असर की सीधी तुलना कर पाते हैं, जिससे नतीजों की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्टैटिस्टिकल पावर। कम लोगों के साथ भी बहुत भरोसेमंद नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन इसी में इसका सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है, जिसे कहते हैं कैरी ओवर इफेक्ट। कैरी ओवर इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि पहली दवा का असर शरीर में तब भी बाकी रह गया जब दूसरी दवा दी गई। अगर ऐसा होता है तो दूसरी दवा का सही असर पता नहीं चल पाता और सारे नतीजे गलत हो सकते हैं। इसीलिए दोनों ट्रीटमेंट्स के बीच एक वॉशआउट पीरियड यानी गैप देना बहुत जरूरी होता है। तो ये डिजाइन उन पुरानी लेकिन स्थिर बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर या अस्थमा के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां दवा का असर जल्दी खत्म हो जाता है। और ये तब तो वरदान है जब मरीजों की संख्या बहुत कम हो, जैसे किसी दुर्लभ बीमारी के केस में। लेकिन क्या हो अगर हमें सिर्फ 2 दवाओं की तुलना ही नहीं करनी हो? क्या हो अगर हमें ये भी देखना हो कि 2 दवाएं एक साथ मिलकर कैसा काम करती हैं? क्या वो एक दूसरे की मदद करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं? ये सवाल हमें हमारे सबसे एडवांस डिजाइन की ओर ले जाता है। सेक्शन 4, फैक्टोरियल डिजाइन। अब बारी है हमारे मल्टीटास्कर की। ये एक ऐसा डिजाइन है जो एक ही ट्रायल में एक साथ कई सवालों के जवाब दे सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दवा ए और दवा बी है। इस डिजाइन में हम 4 ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप को सिर्फ दवा ए, दूसरे को सिर्फ दवा बी, तीसरे को ए और बी दोनों और चौथे को प्लेसिबो। इससे हम न केवल ए और बी का अलग अलग असर देख पाते हैं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि वो साथ मिलकर कैसा काम करती हैं। इस डिजाइन की असली जादूगरी है
दो दवाओं के बीच के इंटरैक्शन यानी आपसी क्रिया को समझने की क्षमता। लेकिन ये जादूगरी एक कीमत पर आती है। इसका मैनेजमेंट और एनालिसिस काफ़ी जटिल हो सकता है और इसके लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। यही इसकी अनोखी शक्ति है। सिनर्जिस्टिक मतलब जब दो दवाएं मिलकर उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम करें, जिसे कहते हैं 1 और 1 11 हो जाना। और एंटागनिस्टिक मतलब जब वे एक दूसरे के असर को ही कम कर दें। ये जानकारी किसी और डिजाइन से मिलना लगभग नामुमकिन है। सेक्शन 5 तुलनात्मक विश्लेषण। तो अब जब हमने तीनों को समझ लिया है तो चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं कि किस स्थिति में कौन सा डिजाइन सबसे बेहतर रणनीतिक विकल्प है। देखिए, पैरेलल डिजाइन सबसे सरल है, लेकिन उसे बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए। क्रॉसओवर में सैंपल साइज तो छोटा हो जाता है, पर कैरी ओवर का एक बड़ा खतरा बना रहता है। और फैक्टोरियल डिजाइन दवाओं की आपसी क्रिया को समझने में माहिर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जटिल भी है। छठा और आखिरी सेक्शन, मुख्य निष्कर्ष। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? अंतिम सबक ये है कि कोई एक बेस्ट डिजाइन नहीं होता। सबसे अच्छा डिजाइन हमेशा वही होता है जो हमारे रिसर्च के सवाल, इलाज की प्रकृति और हमारे पास मौजूद संसाधनों के बीच एक सही संतुलन बनाता हो। ये एक रणनीतिक फैसला है। और जाते जाते मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दौर में जी रहे हैं, जहाँ दवाएं हर व्यक्ति के जीन्स के हिसाब से बनेंगी। तो क्या हमारे मौजूदा ट्रायल डिज़ाइन भविष्य के लिए काफ़ी होंगे? इन छोटी और ख़ास आबादियों पर दवाएं टेस्ट करने के लिए इन डिज़ाइंस को कैसे बदलना होगा? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च की दिशा तय करेगा।